वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। आ जाओ यार आ जाओ, आज का वीडियो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भी इंटरेस्टिंग। और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने वाला चीज़ है ये मूंगफली। इसे मैं रात को फुला दिया था, सुबह तक ये फूल गया है। तो ये सूखा वाला है और ये भींगा वाला है। और ये जो चमचमाता हुआ दिख रहा है ना, ये पानी है भाई, पानी है। एक कटोरा में पानी रखा हुआ है बस। तो यार इस सब का यूज तो मैं बाद में करूँगा, पहले यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि इसी के बारे में आज चर्चा करना है। बाकी इस सब के बारे में तो मस्त से पढ़ते रहेंगे। और जिन लोगों को अभी देखना है फटाफट से वीडियो को स्किप करके देख लो। पहले तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ही डिफरेंस बिटवीन जानना होगा भाई, है ना। तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन आ गया। तो सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ना यार न्यूक्लियस का ठिकाना ही नहीं रहता। जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब सेल के जितना भी पार्ट्स होते हैं, उनमें कोई कवरिंग नहीं होती, उनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और उसमें न्यूक्लियस के जगह में न्यूक्लियोइड रहता है, न्यूक्लियोइड। अच्छा, अब यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं भाई। ये थोड़ा स्मार्ट सेल है, इसका एक न्यूक्लियस होता है और जितना भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन होता है। मतलब जितना भी उसके अंदर ऑर्गेनेल होता है सब कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में सब नंग धड़ंग रहते हैं ऐसे ही। अब प्रोकैरियोटिक का साइज भी बहुत छोटा होता है, वही 1 से 10 माइक्रोन के बीच में। और यूकैरियोटिक सेल तो अपने स्मार्ट रहता है, इसका साइज 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में रहता है। भाई डायमीटर में बता रहा हूँ ना, ऐसे मत समझ लेना कि इतना इसका रेडियस है, बहुत गलत हो जाएगा तब तो चलो 1-2 पॉइंट और है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल ना भाई, इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब बोलोगे ये क्रोमोसोम क्या चीज़ है भाई? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही समझो कि प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, बल्कि यूकैरियोटिक सेल में 1 से ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। और एक मेन चीज़ वो ये है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल ना सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मतलब वही बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि हम इंसान हो गए, जानवर हो गया, बैल बकरी, ये सब में यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। पेड़ पौधे में भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक का तो काम खत्म, अब यूकैरियोटिक देखते हैं। अब यार यूकैरियोटिक में भी आदमी के सेल अलग होंगे, प्लांट्स के सेल अलग होंगे। वैसे आदमी और जानवर का सेल तो एक ही होता है, इसलिए साइंस ने आदमी और जानवर को एक ही श्रेणी में रखा है। बताओ यार, हम लोग जानवर के बराबर हैं, आदमी को जानवर के बराबर देखा जा रहा है। कलयुग है भाई, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, संभल के रहना। तो 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में भी, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। तो दोनों सेल के बारे में अभी पढ़ेंगे। अच्छा, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। प्लांट सेल ना बड़ा होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, प्लांट सेल बड़ा होते हैं। जनरली दीज सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल, ऐसा लिखना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया है भाई, क्या करना, अभी आवाज़ बाद में डाल रहा हूँ। और एनिमल सेल छोटा होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्या होता है भाई? इसी से तो इसका खाना बनता है। लेकिन एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं, बस खाना बनाने के लिए देगची कढ़ाई न लगता है। यहाँ पर क्या क्लोरोप्लास्ट का ज़रूरत होगा? लेकिन प्लांट बेचारे के पास तो कोई देगची उगची नहीं है, तो इसलिए ये लोग क्लोरोप्लास्ट रख लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट कि प्लांट सेल में भाई बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल मतलब खाली जगह, जहाँ पर फूड स्टोर करते हैं, खाना पीना स्टोर करते हैं। कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि डेली धूप उगेगा, इसलिए वे लोग खाना रखने के लिए बहुत बड़ा खाली जगह रखते हैं, जिसको वैक्यूल कहते हैं। लेकिन भाई हम आदमी के सेल में वैक्यूल छोटा छोटा होता है, क्योंकि हमारा खाना पीना तो बाहर स्टोर रहता है,
1 2 साल अगर खेत में खेती भी नहीं हुआ ना, फिर भी भारत का आदमी लोग भूखे नहीं मरेगा, इतना खाना स्टोर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोइल आर एब्सेंट। प्लांट सेल में सेंट्रोइल नहीं रहता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोइल रहता है। सेंट्रोइल एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर रहता है। तो भाई आई होप प्लांट एंड एनिमल सेल का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता चल गया होगा। तो यार अब हम लोग अपना मेन काम में आते हैं, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जो प्रॉमिस किया था ना भाई, वो अभी पूरा करने वाला हूँ, जो कि प्रैक्टिकली वाला चीज़। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम्हें क्या दिखाया था, हाँ उसी सब का अब यूज करने वाले हैं, क्योंकि उसका टाइम अब आ चुका है यार। तो इसको यूज करने से पहले थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, क्योंकि थ्योरी के बिना तो कुछ पढ़ाई ही नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मान लो ये एक सेल है, तो जिस प्रोसेस से सेल में कोई भी चीज़ घुसता है या फिर निकलता है, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। एक कमाल का एग्जांपल देता हूँ ना, तुरंत समझ जाओगे। देखो यार, अमीबा में रिस्पायरेशन कैसे होता है। मान लो ये एक अमीबा है, अच्छा अमीबा है, अमीबा के चारों ओर CO2 रहता है, O2 रहता है, हम सब के चारों ओर भी CO2 O2 सब रहता है। तो अमीबा कैसे सांस लेता है, देखो यार, अमीबा के चारों ओर O2 ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाया जा रहा है, मतलब अमीबा के अंदर O2 कम है और उसके सराउंडिंग में O2 ज़्यादा है। तो सराउंडिंग का O2 अमीबा के अंदर जाएगा, क्योंकि अमीबा में तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। उसके बाद अमीबा उस O2 को यूज करेगा और CO2 बनाएगा। अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अमीबा में ज़्यादा हो गया, लेकिन सराउंडिंग में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो CO2 अमीबा से निकलकर सराउंडिंग में चला जाएगा, मतलब आसपास चला जाएगा, समझे। और एक एग्जांपल देखो, मान लो ये एक सेल है और इस सेल को मैंने पानी में डाला है, हाँ पानी में डाल दिया गया। अब सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम है, जब ये पानी में डाला जाएगा तो बाहर तो पानी ज़्यादा है और उस सेल में पानी कम है, तो क्या करेगा, बाहर का जो पानी है वो सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है। और जब ये पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगा, मतलब उसका शेप बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है या फिर सेल से निकल जाता है, उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, समझे ना भाई। अभी हम लोग ओस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसी का बच्चा है। तो ओस्मोसिस का डेफिनेशन देखो, देख रहे हो ना, चलो एक ही बार में सबको लिख देता भाई। देखो यार, कोई सेल को यदि पानी में डाला गया है, अगर सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, मतलब पानी कम है सेल में, तो बाहर का पानी सेल में घुसेगा। तो यार ओस्मोसिस मतलब यही होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। सिर्फ पानी का मूवमेंट को ओस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में अंतर समझना, ओस्मोसिस में सिर्फ पानी का मूवमेंट होता है और डिफ्यूजन में पानी भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ड तुम्हें समझ नहीं आया कि सिलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या होता है। भाई देखो यार, सेल होता है तो सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी ना होता है, तो वैसा सेल मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ पानी को अपने अंदर जाने देता है, उसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, नेक्स्ट पार्ट में आराम से पढ़ेंगे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के बारे में। बस अब टाइम आ गया है तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाने का। देखो भाई, ये क्या है, ये मूंगफली का बीज है, जिसे हम लोग बादाम भी कहते हैं। तो तुम मानते होगे ना कि ये सेल से बना हुआ है, क्योंकि ये एक प्लांट का पार्ट है भाई, और ये सूखा हुआ है, मतलब इसमें पानी का अंश बिल्कुल नहीं है, इसमें एक बूंद पानी का अंश नहीं है भाई, ये पूरा सूखा हुआ है। इसका मतलब इसका अंदर पानी का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है। यदि हम इसे पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का सेल पानी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सेल के अंदर तो पानी का अमाउंट बिल्कुल कम है, लो कंसंट्रेशन है, और बाहर में पानी का अमाउंट ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है। तो पानी क्या करेगा, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पानी उस सेल के अंदर जाएगा और फिर क्या होगा, सेल फूलेगा। जब सेल फूलेगा तो बादाम भी फूलेगा। सच में भाई, तुम इसे अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
मैं रात में कुछ बादाम डाला था, सुबह तक देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। ये छोटा छोटा बादाम इतना बड़ा बड़ा हो गया है। पानी से फूलने के बाद देखो कितना बड़ा हो गया है। तो भाई इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम रहता है और सेल के सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो वैसा उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका भी मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, बाकी यार तुम इसे घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। यदि तुम बादाम को 12 घंटा भी अगर पानी में डाल के रखोगे ना, तो वो बादाम फूल के बड़ा हो जाएगा। तो चलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैव हायर वाटर कंसंट्रेशन देन दिस सेल। सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम रहेगा और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा सेल पानी को एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है, मतलब अपना आकार बड़ा कर लेता है। देखे थे ना, छोटा सा बादाम पानी खींच के कितना बड़ा हो गया था। अब समय आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए। देखो भाई, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। इट इज ए सॉल्यूशन इन विच मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैज सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज दिस सेल हैव। भाई अगर तुम फूला हुआ बादाम को फिर पानी में डालोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि बादाम फूल के और बड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई बादाम के अंदर पानी का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही कंसंट्रेशन बादाम के बाहर भी है, इसलिए वो और नहीं फूलेगा। मैंने इस कटोरी में फूला हुआ बादाम डाला है, यदि मैं इसे 24 घंटा भी रख दूँ ना, फिर भी और ये नहीं फूलेगा। जब पानी का कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन सेम होता है, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता है। यदि किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो वो उतना ही बड़ा रहेगा जितना बड़ा पहले था। बस यही समझो। और एक लास्ट सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। भाई हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो उल्टा लिख दिए तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो यार, ये फूला हुआ बादाम है, इसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। अच्छा यार, यदि हम इसे ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दिए, ऐसे ही यहीं पर रख दिए, तो यहाँ पर इस बादाम के आसपास पानी का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि हवा में कितना पानी रहेगा। तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, बादाम के अंदर का जितना भी पानी है वो बाहर निकलेगा। हाँ यार, सेल के अंदर का पानी बाहर निकलेगा और सेल सिकुड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में बढ़ता है। तो बादाम के अंदर तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है और एटमॉस्फेयर में लो कंसंट्रेशन है, तो फिर बादाम से पानी निकलेगा और बादाम सूख जाएगा। अरे भाई, बगल का मोबाइल से फ़ोन आ रहा था। तो यार, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल सिकुड़ जाता है, हाइपोटोनिक में तो सेल बड़ा हो जाता है, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल सिकुड़ जाता है। और आइसोटोनिक में तो वैसा का वैसा ही रहता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच द मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन दिस सेल हैव। आई होप तुम सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। तो भाई आज के लिए तो बस दिमाग में इतना ही भरो, ज़्यादा भरने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार, प्रैक्टिकली पढ़ाई में अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, है ना। बाय।